नमस्कार साथियों, मैं रामपाल रायगर आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास से संबंधित कुछ स्पेशल नोट्स और उसके साथ में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। इससे पहले भी हमने सिसोदिया वंश के बारे में, गोहिल वंश के बारे में पढ़ा था और आज अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, तो शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखना। हर एक परीक्षा में आने के लायक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। तो साथियों, प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक का नाम है हरिश्चंद्र। और अगर हम इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जिन्होंने इस वंश को एक प्रसिद्धि दिलाई वो थे नागभट्ट प्रथम, और इनका शासनकाल था 730 से लेकर 760 ईस्वी तक। गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान में ही नहीं है बल्कि आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं जैसे गुजरात, मालवा, राजपूताना और आज के कन्नौज तक इनका शासन रहा हुआ है। नागभट्ट प्रथम के बाद में कुक्का, देवराज ये सभी राजगद्दी पर बैठते हैं और ये प्रसिद्ध शासक रहे हुए हैं। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी? मेड़ता में। जो प्रतिहार वंश है इसमें कुछ ये है कि खास बातें ये है कि प्रतिहार वंश को अग्निकुल के राजपूत यानी कि अग्निकुल से उत्पत्ति हुई बताते हैं, और इनका शासनकाल 8 से 11वीं शताब्दी के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश शासन के साथ साथ कई धार्मिक मंदिर भी इन्होंने बनवाए थे, जैसे एक है आदिवराह मंदिर आहड़ गुर्जर प्रतिहार, और ऐसे ही हर्षद माता का मंदिर आभानेरी में भी इनके द्वारा बनाया हुआ है। एक इन्होंने नीलकंठ मंदिर राजौरगढ़ में, हरिहर मंदिर ओसिया में और महावीर जैन मंदिर ओसिया में इन्होंने बनाया था। 783 ईस्वी में बना यह मंदिर, कौन सा? महावीर जैन मंदिर, पश्चिमी भारत का सबसे पुराना जीवित जैन मंदिर भी माना जाता है। इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ में बारोली मंदिर जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें 8 मंदिर हैं। बटेश्वर हिंदू मंदिर एमपी में इनके द्वारा बनाया गया। साथ ही जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं इनके द्वारा मारू गुर्जर वास्तुकला का विकास हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंत है या फिर जिसको अपन कहते हैं ना पतन, वो गजनी के महमूद के खिलाफ, या गजनी के जो महमूद गजनी था उनके आक्रमण के बाद में इसका पतन होना शुरू होता है। प्रतिहार वंश के सबसे महान शासकों में से एक हैं, उनका नाम है मिहिर भोज। अब साथियों, हम इसमें कुछ एमसीक्यूज़ लेते हैं और उन एमसीक्यूज़ के आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम केवल संस्थापक, या ज़्यादातर क्या होता है कि वास्तविक संस्थापक को ही वंश का संस्थापक माना जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक की बात आए और जहाँ पे केवल नागभट्ट प्रथम दिया हुआ हो तो आंसर अपना नागभट्ट प्रथम होगा। अगर इसके साथ साथ हरिहर भी हो तो अपना आंसर हरिहर प्रेफर होगा। इनके प्रतिहार वंश के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से थे? तो हरिवंश पुराण। प्रतिहार वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो प्रारंभ में अपन ने पढ़ा कन्नौज। नागभट्ट प्रथम ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? तो नागभट्ट के टाइम में राजस्थान के ऊपर अरब आक्रमणकारियों का बोलबाला था, और नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों का खिलाफ या उनको पराजित किया।
प्रतिहार वंश के किस राजा को गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है? तो साथियों इसमें मुख्य रूप से है मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और इनकी एक और उपाधि है जिनको अपन वो उपाधि का नाम है आदिवरा है। जो कन्नौज जो आज के समय में भी देख लो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो जब गुर्जर प्रतिहार वंश का जो था उस समय कन्नौज को लेकर 3 प्रमुख राज्य के वंशों के अंदर इसको लेकर संघर्ष हुआ, जिसको हम त्रिकोणीय संघर्ष भी बोलते हैं। और ये त्रिकोणीय संघर्ष लगभग 100 साल तक चला था, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और खुद एक प्रतिहार वंश, ऐसे 3 वंशों के मध्य 100 साल तक इस कन्नौज क्षेत्र को जीतने के लिए युद्ध चले, बार बार युद्ध हुए, जिसके कारण इसको त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाल, राष्ट्रकूट और तीसरा प्रतिहार। अगर तीसरा भी वंश की बात करें तो मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार वंश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। प्रतिहारों के शासनकाल में किस प्रकार की मूर्तिकला विकसित हुई? तो प्रतिहारों के शासनकाल में मूर्तिकला थी नागर शैली। प्रतिहार काल में किस भाषा और साहित्य का विकास हुआ? तो प्रतिहार काल में संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए और इनका इस भाषा का उनके समय में विकास हुआ। मिहिर भोज का शासनकाल कब था? मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे यशस्वी शासक माना जाता है और इनका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहा। प्रतिहार वंश का पतन कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों प्रतिहार वंश का प्रारंभ गजनी के जो राजा थे, गजनी का जो शासक था, उनके आक्रमण, महमूद गजनी के आक्रमण के बाद में पतन स्टार्ट हुआ। और उस महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था 1018 ईस्वी में। नागभट्ट द्वितीय किस वंश को हराया? नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को हराया। महेंद्रपाल प्रथम ने किस क्षेत्र को अपने अधीन किया? तो इसका आंसर है सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत। मिहिर भोज को किस नाम से भी जाना जाता है? साथियों भी मैंने पहले बताया था कि मिहिर भोज की एक और उपाधि है जिसे हम क्या कहते हैं, आदिवरा है। तो इनको मिहिर भोज को आदिवरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल को माना जाता है। महमूद गजनी के महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया? तो आंसर इसका 1018 ईस्वी में। प्रतिहार वंश के किस शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया? तो आंसर इसका महेंद्रपाल। प्रतिहार वंश की कौन सी स्थापत्य शैली प्रसिद्ध है? खजुराहो के मंदिर। प्रतिहार वंश का प्राचीन नाम क्या है? तो प्रतिहार वंश का प्राचीन नाम परिहार है। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? राजस्थान के अंदर जालोर के आसपास का एरिया में। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल किस वर्ष शुरू हुआ? नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी में शुरू होता है। तो नागभट्ट प्रथम के समय प्रतिहारों का प्रमुख शत्रु कौन था? तो नागभट्ट प्रथम के समय प्रतिहारों का प्रमुख शत्रु अरब आक्रमणकारियों को माना जाता है। प्रतिहार वंश की प्रमुख शक्ति केंद्र प्रारंभ में कौन सा था? तो स्टार्टिंग में प्रमुख शक्ति केंद्र इसका उज्जैन को माना जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में हुआ? तो कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष का भी मैंने पहले बताया था कि प्रतिहार वंश है, पाल वंश है और राष्ट्रकूट वंश है। इन 3 वंशों के मध्य कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों अगर कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ तो कन्नौज उस समय का बहुत ही उन्नत और उपजाऊ क्षेत्र रहा हुआ है। साथ के साथ 3 प्रमुख
जो वंश थे भारत के 3 कोनों में, पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी भारत के अंदर प्रतिहार वंश, पूर्व में पाल वंश, बंगाल में, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीनों के द्वारा ही अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। मिहिर भोज का शासनकाल में कौन सी उपाधि प्रसिद्ध हुई? तो मिहिर भोज का तो अभी क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, तो इसका आंसर है आदिवरा। प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल में हुआ? तो प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल माना जाता है मिहिर भोज का। महेंद्रपाल प्रथम ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की? बंगाल का पाल वंश पे। प्रतिहार वंश के शासन काल में किस मंदिर शैली का निर्माण हुआ, विकास हुआ? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है नागर शैली। प्रतिहारों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो प्रतिहार है जिसमें अभी एक क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म को किस शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल उनका नाम था। तो इनके द्वारा एक तो जैन धर्म, दूसरा अपना वैष्णव धर्म, तो इस प्रकार से उन्होंने जैन और वैष्णव धर्म का संरक्षण दिया था। मिहिर भोज ने किस भगवान को समर्पित सिक्के जारी किए? अब यहाँ वैष्णव धर्म आता है, तो इसका मतलब है उनका आंसर होगा विष्णु। भगवान विष्णु को समर्पित सिक्के इन्होंने जारी किए थे। प्रतिहारों ने किस प्रमुख साहित्य को संरक्षण दिया? तो प्रतिहारों ने जो इनका प्रमुख साहित्य था वो था हरिवंश पुराण। प्रतिहार काल में प्रमुख रूप से किस भाषा का उपयोग होता था? संस्कृत। प्रतिहार वंश का पतन किस वर्ष हुआ? 1018 ईस्वी में, गजनी के महमूद के आक्रमण के कारण। प्रतिहार वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक महेंद्रपाल द्वितीय थे। गजनी के महमूद ने किस प्रतिहार शासक के खिलाफ आक्रमण किया? तो उनका आंसर है महेंद्रपाल द्वितीय। प्रतिहार वंश का नाम प्रतिहार क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपने राज्य की या राजाओं की क्या करते थे? रक्षा। तो रक्षा के कारण इनका नाम क्या पड़ा? प्रतिहार वंश पड़ा। प्रतिहार वंश का पहला राजधानी नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है उज्जैन। नागभट्ट प्रथम ने किस आक्रमण को रोका? किसके आक्रमण को रोका? तो नागभट्ट प्रथम के समय में राजस्थान के भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अरब जो आक्रमणकारी थे उनका बोलबाला था। तो नागभट्ट प्रथम ने इन अरब आक्रमणकारियों को रोका था। प्रतिहार वंश का संबंध किस जातीय समूह से है? तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो साथियों, प्रतिहार वंश का संबंध होगा गुर्जर जाति से। त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ? ये क्वेश्चन फिर वापस प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। अब सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली राजा प्रतिहार वंश का मिहिर भोज को मानते हैं। तो आखिर इस मिहिर भोज के शासनकाल को प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिहिर भोज के समय में ही साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार हुआ, कला और संस्कृति का विकास हुआ, राजनीतिक स्थिरता आई। इसका मतलब इन तीनों कारणों से ही प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है, कन्नौज का जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसमें उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी तो पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका आंसर है लगभग 200 वर्ष तक। प्रतिहार वंश का प्रमुख धार्मिक योगदान क्या था? क्या बौद्ध धर्म का प्रचार किया? नहीं, इन्होंने जैन और वैष्णव धर्म का संरक्षण किया। तो इस तरीके से जो प्रतिहार वंश है, इस प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को भी भेज के उनकी भी कंपटीशन की तैयारी में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक चौहान वंश के साथ।